इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसमें एंड डिजीज। ओके, कल हमने क्या स्टडी किया? 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन टू बी कंटिन्यू। सबसे पहले हमने देखा कि इम्यूनिटी में दो तरह की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हमें सबको जन्म से मिलती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। और इन्नेट इम्यूनिटी, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, जन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है, उसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं? स्किन को करते हैं, एसिडिक पीएच को करते हैं, लाइसोजाइम को करते हैं, मैक्रोफेजेस को करते हैं और डब्ल्यूबीसी को करते हैं। और ये सब में रहती है। क्लियर? फिर अपन ने देखा स्किन जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स, वैसे ही हरपनमूला अंग कहा जाता है। और स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है हमारा। और स्किन की जो एपिडर्मिस है उसकी सबसे ऊपर के लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है जो डेड होती है, इसलिए माइक्रोब्स इससे अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमारी स्किन ही है। क्लियर? फिर एसिडिक पीएच बताया मैंने, स्किन एनाटॉमिकल बैरियर है, तो एसिडिक पीएच, लाइसोजाइम ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। एसिडिक पीएच की वजह से स्टोमक हो, वेजाइना हो, आपका ओरल कैविटी हो, वहाँ पर बोलो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, ओके, या बढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद लाइसोजाइम बताया, लाइसोजाइम हमारी बॉडी के अंदर बोलो सलाइवा में रहते हैं, सिबम में रहते हैं और टीयर में रहते हैं। और लाइसोजाइम तो फेगोसाइटिक होते ही हैं, ओके, माइक्रोब्स का लाइसिस करते ही हैं। उसके बाद मैंने कहा आपको मैक्रोफेजेस है, स्क्वेंजर सेल्स होती है, आपका डब्ल्यूबीसी है, वो भी फेगोसाइटिक होती है। तो ये सब इन्नेट इम्यूनिटी है। ओके, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने कहा आपको जो हमें दूसरों से मिलती है, तो उसमें मैंने आपको बताया एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में भी दो, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव का मतलब है बचपन में हमें कोई माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हुआ, वो हमें नहीं पता था, वो माइक्रोब्स अंदर गया, कैसे भी गया हो, और उससे हमें कुछ सिम्टम्स आए, बीमार हुए, और फिर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम ने उससे फाइट करके एंटीबॉडी बना दी। क्लियर? तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है वैक्सीनेशन। जो भी है, डीपीटी है, बीसीजी है, या जो भी हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, वो सारा किस इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, फिर हमने देखा पैसिव। पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्लेसेंटा से क्रॉस करके आईजीजी मिलती है, फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम से आईजीए मिलती है, तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब भी हम कोई सीरम, जैसे मैंने कहा एंटी रेबीज सीरम है, एंटी वेनम है, टिटनस टॉक्साइड है, जिसमें डायरेक्ट हम एंटीबॉडी ही लेते हैं अंदर, या एंटीडोट ही लेते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट बनता है और माइक्रोब से फाइट करता है, तो उसको हमने क्या बोला था? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। फिर मैंने आपसे कहा कि ये तो हमने थोड़ा बेस बनाया, अब एक्चुअली हमें क्या स्टडी करना है? एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और आज हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी अच्छे से जानना है, पढ़ना है। क्लियर? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 पहला कौन सी है? बोलो, सी एम आई। सी एम आई का मतलब क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, बोलो इम्यूनिटी। ओके, देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आपको 10-15 मिनट ध्यान देना है कि क्या, कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बनाने का काम टी लिम्फोसाइट का है। किसका है? टी लिम्फोसाइट की। कल कहानी वहीं छोड़ी थी अपन ने, ओके। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको बनाने का काम बी लिम्फोसाइट का है, ओके। तो मैंने कहा आपको इसे बनाने, ठीक है, का वर्क टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, का होता है, ओके। फिर क्या बता रहा हूँ? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट,
ठीक है, में निम्न 4 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी 4 टाइप्स की सेल होती है? नंबर 1, पहली टी हेल्पर, ठीक है। नंबर 2, बोलो किलर सेल, किलर सेल, ओके। नंबर 3, आपसे मैं कह रहा हूँ सस्पेंसरी, आपका टी हेल्पर, टी किलर, मेमोरी सेल और सप्रेशन सेल, ठीक है। सप्रेसर, सप्रेसर मैंने कहा आपको, ठीक है। सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल, क्लियर। मेमोरी सेल, ये 4 टाइप की सेल मिल करके ये इम्यूनिटी बनाती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इन चारों का स्पेसिफिक काम है। पहली बात करते हैं टी हेल्पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स एंटर होगा तो सबसे पहले टी हेल्पर ही काम करती है। कौन काम करती है? टी हेल्पर, ओके। तो मैंने कहा जब बॉडी में, ठीक है, बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स, ठीक है, बोलो माइक्रोब्स बोलूँ पैथोजन बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। पैथोजन, माइक्रोब्स मैंने कहा एंटर, ठीक है, होता है। तो तो सबसे पहले ठीक है, टी हेल्पर, टी हेल्पर, ठीक है, टी हेल्पर ही वर्क करती है, ठीक है, वर्क करती है, ओके। तो हमें जानना पड़ेगा कि वर्क ऑफ टी हेल्पर, टी हेल्पर जब क्या काम करेगी। तो इसका पहला काम तो होता है कि जब भी माइक्रोब्स आया तो ये क्या करती? टी किलर को स्टिमुलेट करती है। पहला काम क्या करती? टी किलर को स्टिमुलेट करती। दूसरा काम बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए इंड्यूस करती है, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो एक्टिव, मैंने कहा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट, बोलो किलर सेल, ठीक है, किलर सेल। और नंबर 2 दूसरा काम क्या करती है? इंड्यूस, ठीक है, बोलो बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, बोलो 4 मैंने कहा फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ एंटीबॉडी, ओके, एंटीबॉडी। अब जब तक टी हेल्पर इसको बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस नहीं करेगी तब तक बी लिम्फोसाइट क्या नहीं बनाती है? एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो इसीलिए तो टी हेल्पर का बहुत बड़ा रोल है। आज HIV का अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि HIV वायरस इंटेलिजेंट वायरस होता है। वो पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कोई लेना ही देना नहीं है, वो डायरेक्ट बोलो आपसे मेरे को बॉडी में एंटर होता है। उसके बाद अपना फैक्ट्री किसको बनाता है? अपना नंबर बढ़ाने के लिए मैक्रोफेजेस को। मतलब आप सोचो कि जहाँ बारूद रखा हो वहीं कोई अगर अपना डेरा डाल ले तो फिर तो बारूद तो बोलो दूसरे आके उसमें अटैक नहीं कर सकते, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ख़त्म। उसके बाद जब नंबर वो बढ़ा लेता है मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस को बोलो क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस। क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस। और फिर क्या करता? आता ब्लड में और अटैक करता है टी हेल्पर को। डे बाय डे टी हेल्पर के नंबर कम करता रहता है, कम करता रहता है। किसी को हवा भी नहीं लगती है कि उसके अंदर HIV वायरस है। जब टी हेल्पर की संख्या नॉर्मली हमारे ब्लड में 900 बोलो mm/mm³ ऑफ ब्लड होती है, जब 400 के आसपास संख्या बढ़ जाती है तो सिम्टम्स आते हैं। बोलो क्या आते हैं? सिम्टम्स। और 200 और 150 के आसपास होते ही एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो HIV पॉजिटिव होना और एड्स में अंतर है। HIV पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं, एड्स वाले कम है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स तब कहा जाता है जब ग्रुप ऑफ डिजीज, जब एक HIV पर्सन को, पॉजिटिव पर्सन को TB भी हो जाता है, इतना इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है कि उसको लॉट ऑफ डिजीज, कैंसर सब हो जाते हैं, तब उसे एड्स कहा जाता है। मतलब और एड्स में कन्वर्ट होगा कब? जब टी हेल्पर के नंबर 150 से 200 पहुंच जाएंगे। तो आप सोचो कि जब 400 पहुंचते तब तो उसको पता चलता है। बहुत सारों को HIV पॉजिटिव पता चलता है सरकम चांस से, कि बोलो कहीं ब्लड डोनेट करना था या सपोज दैट कहीं पर कोई टेस्ट कराने गए तो बोलो
उस HIV टेस्ट कराया वो पॉजिटिव, ऐसे पता चलता है, जबकि उस समय उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। क्लियर? तो अर्ली पता चलने से क्या होता है कि जो एड्स तक पहुंचने का है उस फेज को बढ़ाया जा सकता है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ? HIV पॉजिटिव और एड्स में कन्वर्ट होने का जो गैप है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसी की मेडिसिन आती है। मतलब HIV वायरस को ख़त्म करने की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। क्लियर? तो हो सकता है कि टाइम पे पता चल गया। टाइम पे कब? टी हेल्पर का नंबर अभी 700 ही है और पता चल गया तो क्या होगा बोलो? इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के दिया जाएगा तो उसको लॉट ऑफ डिजीज नहीं होगी, टीबी का बैक्टीरिया भी नहीं होगा, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन होगा तभी बहुत सारी डिजीज होगी। तो HIV प्लस पॉजिटिव पता चलने और एड्स के बीच के टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, उसी की मेडिसिन अभी प्रेजेंट टाइम में आती है, जिसमें अगर अर्ली एज में पता चल जाए तो कोई 5 साल और ज़्यादा जी सकता है, 7 साल जी सकता है, आखिरकार तो उसको मरना ही है। क्योंकि धीरे धीरे टी हेल्पर के नंबर जब 200 के आसपास पहुंच जाएंगे तो उसको बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इतने माइक्रोब्स हैं हम उससे बच नहीं सकते, वो रोज़ हमारी बॉडी में जाते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? अच्छा होता है, इसलिए वो अंदर ग्रो नहीं कर पाते। और माइक्रोब्स का अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो करने से दिक्कत है। अंदर तो रोज आज हम बोलो हवा में एयर से बोलो इनहेल करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम बैठते सोते, हर जगह माइक्रोब्स है। मतलब आप माइक्रोब से ना मास्क लगाने से बच सकते हो, किसी से भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि वो इतने माइन्यूट इनका साइज होता है कि वो कैसे भी जा सकते हैं और जाते हैं रोज, लेकिन वो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। क्लियर? तो आपको मैं क्या कह रहा था कि जो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है HIV वायरस किस सेल को, इम्यून सिस्टम की किस सेल को डिस्ट्रॉय करता है? तो टी हेल्पर को करता है। इंटेलिजेंट वायरस कहा जाता है, क्योंकि उसको पता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को कैसे फेल करूंगा, इसको फेल कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। बोलो बात समझ में? क्योंकि इसके बिना इंडक्शन के कभी भी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो वो किसको ख़त्म करता है? डे बाई डे इसको ख़त्म करता है। तो तीनों लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाते हैं, किसके अगेंस्ट बोलो? HIV वायरस के अगेंस्ट। ओके, तो मैंने कहा स्टिमुलेट टी किलर सेल और इंड्यूस बी लिम्फोसाइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब दिमाग में आता है कि ये कैसे करता होगा? टी किलर को स्टिमुलेट, बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे माइक्रोब सेंटर हुआ, बोलो टी हेल्पर सेल क्या करती है? साइटोकाइनिन एक केमिकल को सीक्रेट करती है। किसको करती है? साइटोकाइनिन। और वो केमिकली मैसेंज होता रहता, वो मैसेंजर ही जाकर के क्या करता है? बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस करता है और टी किलर को स्टिमुलेट करता है। तो आपको मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैंने कहा टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, बोलो क्या बोला अभी मैंने आपको? बोलो साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन, मैंने कहा साइटोकाइनिन। ठीक है, केमिकल साइटोकाइनिन केमिकल, बोलो सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट करती है। ओके, करती है जो जो बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को क्या करता है? बोलो इंड्यूस करता है। क्लियर? बोलो बी लिम्फोसाइट को क्या करता है? इंड्यूस करता है। क्योंकि बी लिम्फोसाइट भी है क्या? बोलो सेल ऑफ ब्लड ही तो है। बी लिम्फोसाइट क्या है? अरे सेल, बोलो ब्लड की सेल्स ही तो है। क्लियर? तो उसको क्या करता है? इंड्यूस करता है। तो ये केमिकल ध्यान रखना है। कौन सा केमिकल बोला मैंने? लिम्फोसाइट। क्या बोला मैंने आपको? लिम्फोसाइट को साइटोकाइनिन। कौन सा बोलो? साइटोकाइनिन। ओके, अब सपोज दैट टी हेल्पर का काम हो गया। अब यहाँ पर ही अपन नोट करके क्या लिख सकते हैं? जो बात अभी मैंने बताई थी, जो अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पर मैंने कहा HIV वायरस। क्लियर? HIV वायरस बॉडी में बोलो अपने नंबर, ठीक है, नंबर इंक्रीज करने के बाद टी हेल्पर सेल को ही क्या करता है? डिस्ट्रॉय, नष्ट करता है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि अपना एड्स अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको मैं कब कितने नंबर गढ़ते पूरा बोलो आपको बताऊंगा। क्लियर? अभी थोड़ा मैंने आपको ये बताया बिकॉज टी हेल्पर का नाम आया है। फिर क्या है? नंबर 2 बात करते हैं बोलो मैंने कहा टी हेल्पर टी किलर। ठीक है,
बोलो टी किलर बोलूँ या किलर सेल बोलूँ, एक ही बात होता है, ठीक है। बोलो किलर सेल बोलूँ, एक ही बात होता है। अब क्या होगा, टी किलर भी फिक्स है कि वो टी हेल्पर उसको स्टिमुलेट करेगा तो काम करेगी। और काम क्या करेगी, नाम है इसका कि ये बोलो माइक्रोब्स को किल करती है। कैसे करती है, ये भी एक बोलो टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है परफोरिन। क्या करती है, परफोरिन। और वो जो टॉक्सिक केमिकल होता है वो माइक्रोब्स को ख़त्म करता है। बात समझ में? तो मैंने कहा यह टी हेल्पर, टी हेल्पर से स्टिमुलेट स्टिमुलेट होने होने के बाद, ठीक है, होने के बाद बोलो, होने के बाद बोलो परफोरिन, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल मैंने कहा सीक्रेट करती है, ठीक है। और यह बोलो पर मैंने कहा फोरिन केमिकल, केमिकल माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स को क्या करता है, बोलो किल, किल मैंने कहा किल करता है, ठीक है। तो ये किसका काम है, बोलो टी किलर का या किलर सेल का। ओके, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आजकल पूछी जाती है कि टी किलर माइक्रोब्स को किल कैसे करती है। तो वो कौन सा केमिकल सीक्रेट करती, परफोरिन। बोलो जो टी हेल्पर है वो बी लिम्फोसाइट को इसको स्टिमुलेट कैसे करती है, तो अगेन वो क्या करती है, साइटो बोलो क्या बताया मैंने आपको, साइटोकाइनिन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सप्रेसर सेल, बोलो नंबर तीसरी कौन सी है, बोलो मैंने कहा सप्रेसर, बोलो सप्रेसर सेल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि टी ये क्या करती है, बोलो टी हेल्पर का काम हो गया, टी किलर का काम हो गया, उनको क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है। यानी टी हेल्पर, बोलो क्या बोला, टी हेल्पर, ठीक है, टी हेल्पर एंड टी किलर, ठीक है, टी किलर के बोलो वर्क होने के बाद, वर्क होने के बाद, ठीक है, उन्हें उन्हें मैंने कहा सप्रेस, बोलो मैंने कहा सप्रेस संदमित, ठीक है, बोलो करती है। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, सप्रेसर सेल है। क्या नाम है, बोलो सप्रेसर सेल है। क्लियर। उसके बाद कौन आती है, मेमोरी सेल। क्लियर, मेमोरी सेल। ओके, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर समझो, ये जो परफोरिन केमिकल है वो क्या करता है, माइक्रोब्स को तो किल करता ही है, उसके अलावा ट्रांसप्लांटेड सेल और कार्सिनोजेनिक सेल के अगेंस्ट भी वर्क करता है। इसलिए जब हम CMI और AMI दोनों पढ़ लेंगे फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि बोलो कौन सा ट्रांसप्लांटेड सेल के अगेंस्ट भी काम करता है। इसलिए क्या होता है, जब भी किसी का ऑर्गन या कुछ भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड देते हैं, और स्टेरॉइड क्या करता है, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस रखता है ताकि वो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया वो सेटल हो सके। अदरवाइज ये जो CMI है वो माइक्रोब्स के साथ साथ किसके अगेंस्ट भी काम करती है, ट्रांसप्लांटेड सेल के अगेंस्ट भी काम करती है और कार्सिनोजेनिक सेल के अगेंस्ट भी काम करती है। लेकिन जो AMI है वो ओनली एंड ओनली बोलो माइक्रोब के अगेंस्ट ही काम करती है। एंटीबॉडी किसको काम करती है, एंटीजन, मतलब वो आपका केवल माइक्रोब्स के अगेंस्ट ही काम करती है। तो मैंने कहा ये है टी किलर, टी किलर, ठीक है, बोलो माइक्रोब्स, मैंने कहा माइक्रोब्स कॉमा, यहाँ पर मैंने कहा बोलो बोलो ट्रांसप्लांटेड सेल, बोलो ठीक है, ट्रांसप्लांटेड बोलो सेल कोमा एंड मैंने कहा यहाँ पर बोलो क्या बताया, कार्सिनोजेनिक बोलो सेल। क्लियर, के विरुद्ध मैंने कहा अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट बी वर्क बोलो वर्क करती है। क्लियर, यही ध्यान रखना है।
उसके बाद वापस आ जाते हैं मेमोरी सेल। क्या नाम है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल भी किसका पार्ट है? सी एम आई का। इसलिए क्या होता है कि सी एम आई मतलब टी किलर ने जितने एनकाउंटर किए हैं उन सब की मेमोरी कौन रखता है? बोलो, ये रखती है। एनकाउंटर मतलब समझ में आया कि कोई बॉडी में माइक्रोब्स आया था, उससे हमने ख़त्म किया था। तो जब भी कभी वैसा माइक्रोब्स आता है तो ये बोल देती है कि पहले भी हमने ख़त्म कर रखा है। जबकि ए एम आई के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सी एम आई के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो टी किलर, ठीक है, टी किलर बोलो द्वारा द्वारा किए, बोलो एनकाउंटर। क्लियर? एनकाउंटर वर्ड क्यों बोला मैंने? क्योंकि माइक्रोब्स अंदर घूमने आया था और उसको ख़त्म कर दिया, तो एनकाउंटर ही हुआ। बोलो क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर टी किलर द्वारा हुए एनकाउंटर, ठीक है, बोलो का की मेमोरी, की मेमोरी, मेमोरी बोलो यह सेल, ये सेल रखती है। क्लियर? ये भी हमारा डिफरेंस होगा सीएमआई और एएमआई में। एक तो सीएमआई सभी पर काम करती है, सभी का मतलब हुआ चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी माइक्रोब्स हो, ट्रांसप्लांटेड सेल हो, कार्सिनो, सब पे काम करती है। जबकि एएमआई केवल माइक्रोब से काम करेगी। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, वायरस, दैट्स ऑल, और उसमें भी मेनली बैक्टीरिया, नॉट इंक्लूडिंग वायरस। क्लियर? और मैंने आपको कहा कि जो सी एम आई होगी उसकी जो भी मेमोरी होगी, बोलो कि पहले कितने अपन ने मारे हैं, किस किस को मारा है, बोलो किस किस माइक्रोब्स को अपन ने बॉडी में आने पर ख़त्म किया है बचपन में, उन सब की मेमोरी रहती है। इसका मतलब आप सोच लो, अगर बॉडी में हमारे बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था और उसकी अगर इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ, वो मेमोरी यहीं पर रहती है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? बच्चों के अंदर जो परमानेंट मेमोरी होती है वो सब इसी के पास रहती है। ओके? उसके बाद ये सारी बातें समझ में आई। बोलो, तो ये क्या था? बोलो, सी एम आई। क्लियर? और सी एम आई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए एम आई। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया। बोलो, नाम भी समझ में आ गया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय सेल। क्लियर? और कौन सी सेल? चार सेल। बोलो, एक टी हेल्पर, टी किलर, सप्रेसर और मेमोरी सेल। क्लियर? ओके, तो आप ये नोट करोगे। ओके, हुआ ये? ओके,
हो गया नोट, बोलो। ओके। हो गया। ओके। कार्सिनोजेनिक सेल। ओके। कैंसर कैसे होता है? एक्चुअली क्या होता है, हमारे सबकी बॉडी में ओंकोजीन है। क्या है? ओंकोजीन है। और वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? इनएक्टिव फॉर्म में। जो कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं, लाइक केमिकल्स है, पॉल्यूशंस है, उनसे, वो रेडिएशंस है, उनसे वो बॉडी में एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद पहला काम कांटेक्ट ऑफ इनिबिशन को ख़त्म करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या होता है, हर सेल अपने नियर बाय सेल से इनिबिट रहती है। मतलब जितनी डिवीजन करना है, जितनी ग्रोथ करनी है, उतनी कर पाती है, क्योंकि आसपास वाली सेल उसको दबा के रखती है, जिसको बोलते हैं कांटेक्ट ऑफ इनिबिशन। बोलो, बात समझो ना, कांटेक्ट ऑफ इनिबिशन। तो ये कार्सिनोजेनिक ओंकोजीन जब एक्टिव हो जाती है, तो बोलो जीन क्या करती, पहला काम कि जहाँ एक्टिवेट हुई है, बोलो वहाँ पर आसपास की सेल का कांटेक्ट ऑफ इनिबिशन ख़त्म कर देती है। और फिर मस्त इससे क्या करती है, खतरनाक डिवीजन करती है, रैपिडली डिवीजन करती है, और अपनी जैसी सेल बनाकर ट्यूमर बनाती है। क्या बनाती है? ट्यूमर। उसी को तो कैंसर कहते हैं। अब अगर वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, बेनाइन है कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बोलो जहाँ है उस पार्ट को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैलिग्नेंट है, आप हाथ भी नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि अगर मैलिग्नेंट का नेचर होता है, आप उसको निकालने की कोशिश करोगे, ऑर्गन को ये छेड़ना, तो वो बॉडी में माइग्रेट हो जाएगी, जहाँ जहाँ जाएगी वैसा वैसा ऑर्गन वहाँ पर और ट्यूमर कर देगी। इसलिए कहते हैं ना, किसी में कैंसर डायग्नोस होने के बाद पहले ही बता दिया जाता है कि इंसान इतना जिएगा या इसका ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। डिपेंड करता है कैंसर कैसा है। पूरा कैंसर अपन पढ़ेंगे,
बोलो माइलोमान, सार्कोमान किसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले को क्या कहते हैं, एपिथेलियम में होने वाले को क्या कहते हैं, सारी टर्मिनोलॉजी अपन सीखेंगे। क्लियर? तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो कि सपोज दैट ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है, क्योंकि आसपास उन्होंने क्या कर रखा है, इसको इनिबिशन कर रखा है। तुम और ऊपर ले जाओगे हम शिकायत कर देंगे। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ये होता है कॉन्टैक्ट ऑफ इनिबिशन, और ये सेम सिस्टम हमारी बॉडी में भी होता है। और जो कार्सिनोजेनिक सेल होती है, जो ऑन्कोजीन के एक्टिव होने के बाद कन्वर्ट होती है, वो पहला काम ही क्या करती है, कॉन्टैक्ट ऑफ इनिबिशन को ख़त्म कर देती है। तो ही तो वो रैपिडली डिवीजन कर पाएगी और अपनी जैसी लाखों सेल बना पाएगी और ट्यूमर। और इसीलिए कहते हैं कि कैंसर में भी इंसान को हवा भी नहीं लगती है कि उसके अंदर ट्यूमर बन रहा है। हमेशा ज़्यादातर कैंसर डायग्नोसिस तब होता है जब फोर्थ स्टेज होती है, बहुत रेयरली फर्स्ट सेकेंड स्टेज में पता चलता है। ये HIV है, कैंसर है, कैंसर तो खैर बिल्कुल अलग है, नॉन कम्युनिकेबल है, HIV तो कम्युनिकेबल है। ये सब ऐसी है जिनमें जिसके अंदर हो रही होती है उसको पता ही नहीं चलता, सालों पता नहीं चलता है, और जब पता कब चलता है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, उसके बाद एनकाउंटर समझ जाओगे वर्ड, बोलो। ओके। हाँ, तो वो तो एंटीजन का काम करेंगे ना, खाली अपने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे कि मैं कुछ आया हूँ, मेरे अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। नहीं डालेंगे नहीं तो इम्यून सिस्टम, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में माइक्रोब्स के जाने पर, माइक्रोब्स मतलब एंटीजन के जाने पर, हमारा इम्यून सिस्टम द्वारा उससे फाइट करके और जो इम्यूनिटी बनाती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर आप सपोज दैट वैक्सीन में आप एंटीजन को डाल रहे हो, माइक्रोब्स को डाल रहे हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो डाल रहे हो वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि पक्का हमारा इम्यून सिस्टम ही जीतेगा फाइट में। क्या बोल रहा हूँ, बोलो। पक्का हमारा इम्यून सिस्टम ही जीतेगा। और जो नेचुरल माइक्रोब्स जाते हैं वो पावरफुल होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हुआ तो फिर वो आपके अंदर ग्रो कर जाएगा, आपको बीमार कर देगा। बोलो, यही अंतर होता है। बात समझ ना। जो वैक्सीन होता है उसका साइंटिफिक व्यू है, ये लुइस पास्चर ने बताया था कि बोलो वैक्सीन डेड या वेरी एटूनेटेड, वेरी वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब से बनाई जाती है, जो हमारी बॉडी में जाकर सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है बट डिजीज़ कभी क्रिएट नहीं करता है। एक्चुअली वैक्सीन बनाने का काम पहला एडवर्ड जेनर ने किया है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया, फादर ऑफ वैक्सीनेशन उसी को कहा जाता है। लेकिन जो वैक्सीन का साइंटिफिक व्यू है वो लुइस पास्चर ने बताया था। लुइस पास्चर ने रेबीज का वैक्सीन बनाया था। ये सारी बातें अपन जब वो डिजीज़ वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। ठीक है, तो ये हमने कौन सा पढ़ा, बोलो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और साथ के साथ क्या तैयारी कर रहे हैं ताकि हम बाद में AMI और CMI में क्या कर सके, डिफरेंस कर सके। क्लियर? अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, बोलो। यहाँ पर मैंने कहा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, मीडिएटेड, मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, बोलो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। ओके, तो मैंने कहा AMI या इसी को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर? अब अच्छे से समझना, इसमें हम 2 राउंड करेंगे। एक राउंड में बेसिक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, एंटीजन की स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। और दूसरे राउंड में क्या करेंगे, सारी जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उनका क्या नाम है, उनके सारी इंफॉर्मेशन कैसे याद रखेंगे। क्लियर? तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले बोलो इसका निर्माण, मैंने कहा इसका निर्माण बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बोलो बी, मैंने कहा लिम्फो, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, द्वारा किया जाता है। ठीक है, बोलो किसके द्वारा किया जाता है, बोलो बी लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, बी लिम्फोसाइट
बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तभी, मैंने कहा तभी बनाती है, बोलो एंटीबॉडी, बोलो टी हेल्पर, टी हेल्पर से स्टीम, टी हेल्पर से इंड्यूस, इंड्यूस होने के बाद ही, बाद ही बोलो बनाती है, क्लियर, बाद ही बनाती है। लाइन समझ में आई बोलो आपको? ओके। फिर मैं क्या बता रहा हूँ, एंटीबॉडी, क्लियर, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बोलो ग्लाइको, नेचर में बोलो, मैंने कहा प्रकृति में, नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, बोलो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, होती है, जिसकी, जिसकी बोलो स्ट्रक्चर में चार पॉलीपेप्टाइड चेन, चार पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन, बोलो चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, क्लियर। कभी भी पूछा जाए एंटीबॉडी में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चार, उन चार में से दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, क्लियर। बोलो क्या बता रहा हूँ, चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इन चार पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मैंने कहा टू क्या होती है, बोलो हैवी चेन, ठीक है, और टू क्या होती है, बोलो लाइट चेन। और किसी भी एंटीबॉडी की स्पेसिफिक जो आपका चेन होती है वो कौन सी होती है, हैवी चेन होती है। क्योंकि आज मैं IgA बोलता हूँ, IgG बोलता हूँ, IgE बोलता हूँ, ये सब उनके हैवी चेन को ही बताते हैं। बोलो बात समझ में आए? जो IgA है एंटीबॉडी है, उसकी हैवी चेन का नाम अल्फा चेन है, इसलिए उसका नाम IgA है। IG बोलो मैंने कहा M है, तो उसकी जो हैवी चेन है उसका नाम माइक्रो है, इसलिए उसका नाम IgM है। अभी सारे बताऊंगा आपको, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो स्पेसिफिक चेन कौन सी होती है, बोलो स्पेसिफिक चेन कौन सी होती है, बोलो हैवी चेन होती है। कौन सी होती है, हैवी चेन, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, क्लियर। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, अगर आपको कभी भी पूछा जाए शेप, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, वाई शेप। कैसा होता है, बोलो वाई शेप। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई शेप होता है, क्लियर। तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, ये तो श्योर है कि अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े ही होंगे, बात समझ में आए। और हैवी चेन और लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, क्लियर। और ये क्या है, बोलो एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या होती है, बोलो ये एंटीजन, बोलो एंटीजन, मैंने कहा बाइंडिंग, बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, बाइंडिंग साइट। ये और ये क्या होती है, बोलो लाइट चेन होती है। क्या होती है, लाइट चेन होती है। और ये क्या है, बोलो हैवी चेन होती है, क्लियर, हैवी चेन होती है। और ये क्या है, बोलो डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बोलो डाई सल्फाइड, बोलो बॉन्ड, क्लियर। डाई सल्फाइड बॉन्ड हैवी और लाइट चेन, बोलो या हैवी हैवी चेन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने का काम करता है। ये मैंने ये क्या किया, समझ में आया बोलो आपको? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब एमिनो एसिड कनेक्ट विद, बोलो किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इसका मतलब आप समझ गए, बोलो ओके। अब मैंने आपसे कहा ये क्या है, एंटीबॉडी है। ये क्या है, बोलो एंटीबॉडी है, क्लियर।
ये एंटीबॉडी है। क्लियर। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, बोलो। सपोज दैट मैंने कहा, ठीक है, ये मैं ऐसे 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 ऐसे, क्लियर, ओके, मैंने कहा, ठीक है, सपोज दैट ये क्या है, एंटीजन है। क्या है बोलो, एंटी एंटीजन है। क्लियर, एंटीजन है। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है वो आप समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। और ये क्या बताया मैंने, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या बता रहा हूँ बोलो। सपोज दैट मैंने कहा, ये इमेजिंग करो, ये क्या हो गया बोलो, एंटीजन हो गया। क्लियर, ओके। और ये तो आपकी बोलो एंटीजन, एंटीबॉडी की एंटीजन साइट थी। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है बोलो, एंटी एंटीबॉडी। क्लियर। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट थी। तो अब इसको क्या बोलूँगा बोलो, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी, बोलो आपसे मेरे को रिएक्शन। क्लियर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बोलो बताना तो हमें यही था, बट ये क्यों बताया समझ में आया बोलो, कि ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। और एंटीजन जब यहाँ पर फिट हो जाता है तो उसी को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आए बोलो, ओके। अब जैसे मैंने कहा कि ये एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे आईजीएम है वो भी एंटीबॉडी है, बट वो पेंटामर होती है। पेंटामर होती है मतलब समझ जाओ कि ऐसे ऐसे कितनी जुड़ी होगी बोलो, 5 जुड़ी होगी। क्लियर, बोलो कोई मोनोमर कोई डाइमर, कौन सी कैसी होती है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले एक बार हमें स्ट्रक्चर कौन सी दिमाग में रखना, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बोल देता हूँ कोई डाइमर है, डाइमर है मतलब क्या होगा, सपोज दैट ऐसी ऐसी 2 होगी। पेंटामर होगी तो क्या होगी, 5 होगी। और पेंटामर होगी तो उसका मोलिकुलर वेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जितनी भी एंटीबॉडी है, आईजी आईजीएम आईजीडी, इन सब का मोलिकुलर वेट आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। और उनका मोलिकुलर वेट डाल्टन में शो किया जाता है। किस में शो किया जाता है, डाल्टन में। अभी पिछले साल भी एक एग्जाम में पूछा। और भी मैंने कहा ना, जब क्वेश्चन टफ बनाने होते हैं तो वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो बहुत कम को याद होगी। क्लियर, लेकिन अपन उसको भी याद कर लेंगे। तो एक बार ये समझ में आया बोलो आपको, तो पहले आप इतना नोट करोगे, फिर मैं आगे कहानी बढ़ाता हूँ। एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो एंटीजन होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है बोलो, एक ल्यूटिनोजन। क्लियर। और जो एंटीबॉडी होती है बोलो, एंटीबॉडी होती है, ये कौन है बोलो, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को ही क्या कहते हैं बोलो, एग ल्यूटिनीन। क्लियर, पता है कि नहीं पता, ये नाम बोलो आपको। एंटीबॉडी को ही क्या कहते हैं, और एंटीजन को क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजन। और इसी को तीसरा नाम होता है, इसी का वो होता है
इम्यूनो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको हम शॉर्ट में आईजी कहते हैं। क्लियर? ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ। जो एंटीबॉडी है उसी का ही नाम होता है एग्लूटिनिन, उसी का नाम होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जो एंटीजन होता है उसी का नाम होता है एग्लूटिनोजन। ये एग्जामों में पूछा जाता है कि एग्लूटिन एंटीजन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, एग्लूटिनिन क्या होता है, एग्लूटिनोजन क्या होता है। तो ये नाम भी पता होने चाहिए। क्लियर? ओके। ओके। क्या? ये मोनोमर। डाइमर का मतलब ऐसा ऐसा एक और होना। पेंटामर का है ना 5 होना। क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इससे इससे कम स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये मोनोमर है। क्लियर? मतलब एंटीबॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चर में बोलो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 लाइट और 2 हैवी। अगर कोई पेंटामर होगी तो ऐसे ऐसे कितनी जुड़ी हुई होगी? 5 जुड़ी होगी। डाइमर होगी तो 2 जुड़ी होगी। मोनोमर है तो 1 जुड़ी होगी। क्लियर?
हो गया बोलो। ओके। ठीक है। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके। एंटीजन को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजन। इसको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन। ठीक है, बस इससे ध्यान रखो, आपको भूलोगे नहीं। कैसे ध्यान रखो बोलो? क्योंकि देखो इम्यूनोग्लोबुलिन में दिक्कत नहीं है, बोलता कहाँ है स्टूडेंट? एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन में। तो मैंने कहा नाम क्या है, इधर देखो, एंटीजन और एग्लूटिनोजन। तो आपको सफिक्स से ध्यान रखना है। ओके, बाकी तो भूल जाते हैं, ध्यान रहेगा बोलो आपको। ओके। और इम्यूनोग्लोबुलिन में कोई दिक्कत नहीं, ये आया समझ में बोलो। अब हमने एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रख ली, तो अब हम क्या करेंगे बोलो? यहाँ पर मैंने कहा नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा टाइप्स, ठीक है, ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, या मैं आपसे कह रहा हूँ आईजी। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा सबसे पहले, ध्यान दो। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी को इम्यूनो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब आईजी बोलो भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहा हूँ, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। फिर मैंने कहा, ठीक है, हैवी चेन, ठीक है, हैवी चेन के बेसिस, ठीक है, के बोलो बेसिस पर यह निम्न 5 टाइप, ठीक है, की होती है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। क्लियर? मैंने लिखा IgG, बोलो लिखा IgA, बोलो क्या लिखा IgM, बोलो क्या लिखा IgD और IgE। ओके, यहाँ जी का मतलब गामा है, ए का मतलब अल्फा है, एम का मतलब माइक्रो है, डी का मतलब डेल्टा है और ई का मतलब इप्सिलॉन है। क्या है बोलो? एप्सिलॉन। ओके। अब मेरे कहने का मतलब है, वैसे तो इन सब का इंडिविजुअली आपको डाटा पता होना चाहिए कि कौन सी कितने परसेंट होती है, किसका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, किसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, किसकी हैवी चेन का नाम क्या और किसका क्या यूटिलाइजेशन है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई लॉजिक नहीं होगा तो आप भूल जाते हैं। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा याद रखो, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो ये 5 का मैं पढ़ना है, पूरा चार्ट बनाऊंगा, बट 5 इसी ऑर्डर में पढ़ना है। क्लियर? क्योंकि ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो उसके पीछे लॉजिक है। क्लियर? तो पहले तो ये ऑर्डर कैसे याद रहेगा, तो अपना काम निकलेगा। मेरे कहने का मतलब है, एक इंसान कि घर वाले शादी कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो? शादी कर देते हैं। क्लियर? गांव से एक गोरी देखते हैं और शादी कर देते हैं। क्लियर? फिर भी वो बहुत उदास रहता है, तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या भाई तू जिम विम जाता है, एकदम हेल्दी है, तेरा इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, फिर भी तू इतना उदास उदास क्यों रहता है? तो वो उसको क्या कहता है अपने दोस्तों को? वो कहता है, बोलो आई गोरी गम देने वाली। क्या बोला? आई गोरी गम देने वाली। बोलो आई गोरी, बोलो मैंने कहा गम देने वाली। क्लियर?
क्या बोला मैंने, समझना। आई गोरी गम देने वाली, तो आई गोरी तो क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। अब मैंने कहा 1 2 3 4 5, क्लियर। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रह गई तो देखो अपना काम कितना आसान हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बोलो पॉइंट्स, क्लियर। पूरा डाटा चार्ट याद करा रहा हूं। मैंने कहा मन में क्या होगा, बोलो आई गोरी, ठीक है, गम देने वाली। तो पहले क्या लिख रहा हूं, आई जी जी, ओके। बोलो दूसरा क्या है, आई जी ए। उसके बाद क्या है, आई जी, बोलो एम। फिर क्या है, बोलो आई जी, मैंने कहा डी। और फिर क्या होगा, बोलो बोलो आई जी, क्लियर, बोलो, ठीक है। ओके, क्या बता रहा था मैं आपको, मैंने कहा, ठीक है, बोलो एक और कौन सी है, आई जी ई। कौन सी है, बोलो आई जी ई, ओके। पहले आप पूरा चार्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि दिमाग में एक थीम होनी चाहिए, कैसे याद रखूंगा। तो मैंने कहा ये जो ऑर्डर याद रखने से हमारा काम होगा कैसे, मैंने लिखा परसेंटेज, ठीक है। तो आई जी जी जो है वो सबसे ज़्यादा 80%, ये मैंने कहा 10 से 15%, ये 5 से 10%, ये 1 से 3%, और ये बहुत कम बनती है 0 पॉइंट, मैंने कहा 0 पॉइंट, बोलो 02%। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो कि आपको रटना नहीं है, आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा मिलती है, बनती है, तो कौन सी आईजी जी है, क्लियर। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा नंबर 2, हाफ लाइफ टाइम, क्लियर। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, आप जानते हो एंटीबॉडी बनती है, काम करती है और नष्ट हो जाती है, क्लियर। ऐसा चलता ही रहता है, बोलो। तो इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 23 डेज। कितना होता है, 23 डेज। इसका होता है 6 डेज, इसका होता है, बोलो 5 डेज, इसका होता है 3 डेज, और इसका होता है 2 डेज। अगेन आपको समझ में आ रहा है, बोलो मैंने क्या किया, बोलो कि आपको माइंड में एक सेट करने के लिए कि अपने को एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, जिससे क्या हम उसके बेसिस पे दिमाग में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ओके। फिर मैंने कहा नंबर 3 क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर बोलो मॉलिक्यूलर वेट, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल अक्सर पूछा जाता है, अणु भार, क्लियर। तो इसका 1,46,000 डाल्टन, क्लियर। 1,46,000 डाल्टन, 1,70,000 डाल्टन, 9,60,000, बोलो डाल्टन, 1,84,000, बोलो डाल्टन, और 1,88,000 डाल्टन, क्लियर। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको अच्छे से पता है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में थीम रहेगी तो आपका काम बनेगा, थोड़ा सा दिमाग में थीम रहेगी तो आपका काम, बोलो, बनेगा, क्लियर। क्या बता रहा हूँ, बोलो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, क्लियर। क्या बताया, समझ में आया, बोलो 1,46,000, 1,70,000, 9,60,000, क्लियर। इसका सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आईजीएम जो है अभी पता चलेगा पेंटामर होती है, क्या होती है, पेंटामर होती। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर 2 क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा, बोलो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होती है, बोलो मोनोमर, क्लियर। ये क्या होती है, बोलो मोनोमर। ये क्या होती है, डाइमर, ठीक है, डाइमर। और ये क्या होती है, बोलो पेंटामर, क्लियर, पेंटामर। और ये भी क्या होती है, बोलो मोनोमर। और ये भी क्या होती है, मोनोमर, क्लियर। सबसे ज़्यादा इसी का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोलो चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो चाहे ये हो, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है 9,60,000, और होना ही है, जब पेंटामर है तो होना ही है, बोलो। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर, पेंटामर है तो होना ही है, क्लियर। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई पूछे आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आपके लिए कौन है, तो आप कहोगे मम्मी पापा। कौन है, बोलो मम्मी पापा, क्लियर। मैंने लिखा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मम्मी पापा, क्लियर। ये हमारी लाइन काम आएगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है,
तो IgM होती है। और IgM का नेचर कैसा होता है? पेंटामर होता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने से बाकी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही ध्यान रहती है। क्लियर? ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा यही चल रहा है। बोलो। क्लियर? ओके। यहाँ बोलो नेक्स्ट। क्लियर? ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए। 1 2 3 4 5। क्लियर? ये तो क्या था? बोलो IG, बोलो G, IgA, IgM, IgD और IgE। क्लियर? बोलो गम दे। बात समझ में आई? बोलो ओके। और ये है बोलो पॉइंट्स। क्लियर? वही कहानी चल रही है। बोलो हमने यहाँ पर बोलो कितने पॉइंट डिस्कस किए? 4 पॉइंट। क्लियर? 5 में क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा किस बेसिस पे हमने 5 टाइप बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ हैवी चेन। क्लियर? तो मैंने कहा नेम क्लियर ऑफ हैवी, बोलो मैंने कहा चेन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होती है? बोलो गामा। बोलो क्या होती है? गामा। यहाँ पर क्या होता है? बोलो अल्फा। क्या होता है? बोलो अल्फा। इधर क्या है? बोलो माइक्रो। इधर क्या है? बोलो डेल्टा। और इधर क्या है? बोलो एप्सिलॉन। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? बोलो आपको। ओके। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 6। नंबर 6 क्या होगा? बोलो मैंने कहा स्पेसिफिक। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, बोलो करेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक करेक्टर की बात करूँ IgG, तो इसकी यूनिक बात क्या है कि ये बोलो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और मदर से बच्चे को मिलती है। क्लियर? तो मैंने कहा यह है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को बोलो क्रॉस, ठीक है, करके करके मदर से चाइल्ड, ठीक है, में बोलो आती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, अच्छा ये तो मैं एम्ब्रियो स्टेज की बात कर रहा हूँ, लेटर ऑन तो बनती है। आपको पूछा जाए प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो क्या होगा? IgG होगा। क्या होगा? जी होगा। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? क्या होगा? IgG होगा। ओके। अच्छा, ध्यान रहेगा बोलो आपको। ओके। देखो, आपको पता है अभी बोलो वर्तमान में बोलो लड़कियां बदमाश हो गई है कि नहीं हुई है? बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बोलो पहले लड़कियां सीधी होती थी, आजकल क्या होगी? बदमाश हो गई है। अगर उनको घर वाले कह देते तुझे इस लाइन से आगे नहीं जाना है, तो वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी, और लड़के नहीं जाते हैं। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। तो अगर कभी आए प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली कौन सी होती है, तो IgG होती है। ओके। अच्छा ठीक है, बाकी इधर आ जाओ। हर क्या बोल रहा हूँ, समझ क्या कह रही गुड़िया? ओके, कैसे करके याद रह जाए। ओके, इधर देखो, मैंने कहा IgA। IgA तो मैंने बताया, इसकी स्पेसिफिक करेक्टर क्या है? फर्स्ट मदर मिल्क कोलोस्ट्रम से प्राप्त होती है। यह है, मैंने कहा फर्स्ट मदर मिल्क। क्लियर? मदर मिल्क। ओके, मैंने कहा कोलोस्ट्रम, ठीक है, बोलो से बोलो बच्चे बच्चे को बोलो प्राप्त होती है, या फर्स्ट मदर मिल्क में होती है। ठीक है। आईजीएम क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब सेंटर होता है, तो सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? आईजीएम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? बोलो बॉडी में माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स के एंटर होने पर सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी। क्लियर? एंटीबॉडी, बोलो एंटीबॉडी IgM होती है। क्लियर? को ये बात समझ में आई? बोलो सबसे पहले बनने वाली कौन सी होती? IgM होती है। फिर IgD, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये है सरफेस। मैंने कहा सरफेस एंटीबॉडी। कभी भी पूछा जाए कौन सी सरफेस एंटीबॉडी होती है, तो ये सरफेस एंटीबॉडी होती है। क्लियर? जो 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 मैंने कहा बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बोलो कि सरफेस सतह बोलो पर
स्थित होती है, क्लियर, होती है। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको सरफेस एंटीबॉडी कहा जाता है, आईजीडी को। हर एक की कोई करेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। आईजीई, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट लड़ने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, आईजीई है। बोलो उसके अगेंस्ट लड़ने वाली ब्लड सेल्स कौन सी है, एसिडोफिल्स है। देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो देखना है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जेंस एंटर होता है तो कौन सी ब्लड सेल्स लड़ती है, तो क्या होगा, एसिडोफिल्स। कौन सी, एसिडोफिल्स। जब भी बॉडी में कोई बोलो एलर्जन एंटर होता है तो कौन सा केमिकल काम करेगा, तो हिस्टामीन। कौन सा केमिकल काम करेगा, हिस्टामीन। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी काम करेगी, तो आईजी। तीनों अलग चीज है, बोलो बात समझ में। तीनों ही हम बायोलॉजी में बोलते हैं। जब हिस्टामिन पढ़ते हैं तभी बोलते हैं, इसलिए क्या होता है, बोलो हिस्टामिन से हमें बोलो सिम्टम्स आते हैं, इचिंग होती है, कोई एलर्जन एंटर हो जाता है, रेड रेड रेसेस हो जाते हैं, बोलो हम परेशान होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटी हिस्टामिन देता है। क्या देता है, एंटी हिस्टामिन, क्लियर। तो हिस्टामिन क्या है, वो केमिकल है। हिस्टामिन कौन सिक्रेट करेगा, मास्ट सेल। कौन करेगा, मास्ट सेल। बोलो बात समझ में आए, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ठीक है, बॉडी में ठीक है, एलर्जन, मैंने कहा एलर्जन, ठीक है, एलर्जन, बोलो एलर्जी, बोलो मैंने कहा कण, ठीक है, बोलो के एंटर 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 होने होने पर, ठीक है, बोलो आईजी, बोलो ई, बोलो ही कार्य, बोलो करती है, ठीक है, बोलो बोलो होने पर आईजी ही, बोलो उसके विरुद्ध बोलो अगेंस्ट वर्क करती है, क्लियर। आई थिंक ये मैंने जो बताया समझ में आया, बोलो आपको। तो अब आपका है कि एक थीम के साथ इनके बारे में याद रख सकते हो। बाकी इन बोलो सिंगल एक अपनी एक इंफॉर्मेशन है, मतलब ये इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अपन ने थोड़ा थीम क्या बनाया समझ में आया कि कम से कम कुछ बातें तो हमें इनके ऑर्डर से ही हेल्प मिले, चाहे वो हाफ लाइफ टाइम हो, चाहे वो परसेंटेज हो, कुछ तो हमें हेल्प मिले जिससे हमें कुछ तो याद हो पहले, फिर बाकी चीज़ें तो हम याद रख ही सकते हैं, क्लियर। तो आई थिंक ये चार्ट समझ में आया, बोलो स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, मोलिकुलर वेट, क्लियर। और ये मोनोमर डायमर पेंटामर समझ गए, बोलो पेंटामर का मतलब एक मैंने बना दिया स्ट्रक्चर तो वैसे 5 जुड़ी होगी, डायमर में 2 जुड़ी होगी, क्लियर, नोट करोगे। एलर्जन मास सेल है, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। एसिडोफिल सेल्स, ठीक है। देखो किसी को एलर्जी बार बार होती रहती है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में एक तो आईजीई देखते हैं कि अगर आईजीई बड़ी हुई है इसका मतलब उसको एलर्जी है, क्लियर। एसिडोफेज देखते हैं, बोलो ये सारी चीज़ें ब्लड के सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ओके। एलर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है, बात समझना। तो उसमें क्या डायग्नोस करना पड़ता है कि एक्चुअली एलर्जेंस उसके लिए क्या है। बोलो एलर्जन उसके लिए डस्ट है, एलर्जन उसके लिए कोई वीट मतलब कोई ग्रेन्यूल्स है, मतलब अलग अलग होता है, क्लियर। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उनको गेहूं एलर्जी का काम करते हैं, होते बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उनको गेहूं नहीं खिला सकते आप, क्लियर। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्लियर। किसी से भी हो सकती है, एलर्जी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बोलो बहुत सारों को पॉलन ग्रैंड से होती है, बोलो हाँ मैंने कहा ना पर्सन टू पर्सन, हाँ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है।
देखो उसका एक ही है कि आपको पता चल जाए कि मुझे जिससे एलर्जी है उसको आप अवॉइड करो, बस एक ही इसका ट्रीटमेंट है। बाकी तो आप एंटीसिट्रीजिन लेते रहो और आपको तब तक इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर। मैं तो आप मैं 15-15 साल भी देखा लोगों को। ठीक है। तो उसका एक ही है, एक तो एलर्जन से अवॉइड करो और दूसरा आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अब किसी को आंखों का एलर्जी होती है, किसी को स्किन की होती है, मतलब वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। क्लियर। तो वो जैसा जिसको होता है उसको पता चलने के बाद उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर। अच्छा। अच्छा। हाँ वो मैंने कहा ना बहुत सारों को अलग अलग होती है। अच्छा। ठीक है। ये क्या ट्रिक लिखी मैंने? ध्यान रहेगा बोलो। हाँ। अच्छा। ये किया नोट बोलो। ओके। ये नाम सीक्वेंस से ध्यान रहेगा तो चार्ट याद होगा। क्लियर। और यहाँ पर जैसे ये जो डी है, डी का मतलब क्या है बोलो? डी का मतलब क्या है? डाल्टन। ठीक है। और यहाँ पर क्या बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। ये स्पेशल नोट में आपको पता होना चाहिए। एक डाल्टन जो होता है, ठीक है, एक डाल्टन 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर। या मैं लिख सकता था कि 1 डाल्टन जो है, क्लियर, वो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर। एक ही बात है बोलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 3 माइनस कम हो जाएंगे। ओके। तो अब इस फॉर्म में मोलिकुलर वेट ना लिख कर किस फॉर्म में लिखा जाता है? डाल्टन की फॉर्म में। एग्जाम में भी आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। ओके। मतलब डाल्टन क्या है? मास की बहुत छोटी इकाई है। क्लियर। 1 लाख ड्यूमर पेंटामर समझ के बोलो। ओके।
ओके। पेंटामर एम सबसे बड़ी 9,60,000। बोलो चीज़ें कैसे याद रहेगी, समझ में आया बोलो आपको? ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर? स्पेशली ये आजकल मोलिकुलर वेट पूछा जाता है, ठीक है? मतलब याद होने से ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि वास्तव में मोलिकुलर वेट क्या है। वहाँ चार ऑप्शन में आपको पता चल जाता है। जैसे सपोज दैट आपको पूछा आईजीई पूछा, अब आपको 184 भी होगा, 188 भी होगा, 9 ले, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आईजीई मतलब गम दे, मतलब लास्ट वाली, मतलब सर ने पहले इंक्रीज किया था फिर अगेन अगेन इंक्रीज किया था, तो 184 टिक करोगे, 88 करोगे, 88 करो। बोलो याद करने से ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर? ओके। सपोज दैट आप कंफ्यूज हो गए, आपको पूछा आईजी, बोलो जी का पूछा, और चार ऑप्शन है, 1,70,000, 1,46,000, 9,60,000 और 1,88,000। तो आपको पता है कि हमने जब शुरुआत गम दे मतलब जी सबसे कम है, और सबसे कम 1,46,000 है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में रटने से ज़्यादा दिमाग में आइडिया होना ज़रूरी है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। खाली रट लिया 4 दिन में भूल जाते हैं। ओके, मैंने क्या बताया सब। और उसके लिए पहले आपकी थीम फिक्स होनी चाहिए कि मैं मेरे माइंड में सारी इंफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर क्या ध्यान रखूँगा। पूछे किसी एक का, लेकिन GAMDE, बोलो गम दे, ऐसे ध्यान रखना है। ओके। ये गामा, ठीक है। एल्फा तो आप जानते ही हो, ठीक है। माइक्रो, डेल्टा।
ओके, किया ये नोट बोलो। हो गया ये। एक डाल्टन कितने ग्राम या किलोग्राम के बराबर होता है? ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, हो गया ये नोट बोलो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सी एम आई ए एम आई। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन पूरा पढ़ने के बाद? डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन सी एम आई एंड ए एम आई। ठीक है, एक तरफ लिखा अपन ने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी, और एक तरफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, नंबर वन, पहले ध्यान से समझो। इधर मैं लिखूंगा मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, क्लियर। और इधर क्या लिखूंगा, मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट। सबसे पहला पॉइंट यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने कहा मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट, नो प्रॉब्लम, ओके। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होगा, डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर ही ऑपरेट कर रही है, बोलो, वही टी किलर को स्टिमुलेट कर रही है, सब है ना। क्या बोलूंगा, डायरेक्टली। ठीक है, मैंने कहा ऑपरेटेड बाय टी हेल्पर सेल, क्लियर। और इधर क्या लिखूंगा, बोलो, ऑपरेटेड बाय प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ एंटीबॉडी, क्लियर, एंटीबॉडी। बात समझ में आए, बोलो, ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो वर्क अगेंस्ट, मैंने बोला, ट्रांसप्लांट्स सेल, क्लियर, वर्क अगेंस्ट ट्रांसप्लांट सेल, ओके। और इधर लिख दूं नॉट वर्क, ठीक है, अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड सेल, ओके। उसके बाद नंबर फोर्थ, वर्क अगेंस्ट, समझोगे ऐसे, बोलो, क्लियर। मैंने कहा कैंसर, बोलो, कैंसर सेल, क्लियर। ये वाली कैंसर सेल के अगेंस्ट वर्क करेगी, ये बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, इतना लिख दूं, नॉट वर्क, मैंने कहा अगेंस्ट, ओके, कैंसर सेल। अच्छा, और क्या बता रहा हूँ, इधर देखो, जो नंबर मैंने कहा 5, आपने देखा मैंने इसका एक और नाम दिया था, हुमोरल एंटीबॉडी, क्लियर। तो एक्चुअली क्या होता है, ये वाली जो है हमारी बॉडी सेल्स में पैथोजन एंटर होता है तो ये काम करती है, बट ये वाली ओनली फ्लूइड में अगर पैथोजन है तो ही काम करती है। क्या बोल रहा हूँ समझ में? फ्लूइड में मतलब ब्लड में है, बोलो कहीं भी बॉडी के फ्लूइड में अगर माइक्रोब्स है तो ये काम करेगी, और सेल्स में है तो ये काम करेगी। बात समझ ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है पैथोजन, ठीक है, के अगेंस्ट बॉडी सेल्स, ठीक है, बॉडी
बॉडी सेल्स ओके में वर्क, ठीक है, करती है। और ये क्या लिखूंगा बोलो, ये है पैथोजन, ठीक है, के अगेंस्ट, अगेंस्ट मैंने कहा पैथोजन्स के अगेंस्ट बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड बोलो में वर्क, बोलो में मैंने कहा वर्क करती है। क्लियर, बोलो बात समझ में है। इसीलिए इसको होमोरल बोलो इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल एंटीबॉडी मेडिएटेड समझ में आ रहा। तो ये मैंने किस में डिफरेंस बताया, सीएमआई और एएमआई में। क्लियर, और लिख सकते हैं नंबर 6 मैंने कहा बोलो इसकी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बोलो बॉडी में इसकी मेमोरी रहती है, ठीक है, बोलो ये जो भी कुछ भी करती है उसकी मेमोरी रहती है, इसकी मेमोरी नहीं रहती है, ठीक है। इसमें बोलो मेमोरी, बोलो मेमोरी मैंने कहा नहीं रहती है, ठीक है, रहती है। बात समझ में आए बोलो। और देखें तो ये जो है ये सभी माइक्रोब्स, ठीक है, सभी माइक्रोब्स, सभी माइक्रोब्स का मतलब हो गया चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, एटसेट्रा, सब बोलो सब पर वर्क, बोलो सब के, सब के मैंने कहा अगेंस्ट, ये अगेंस्ट बार बार वर्ड लिख रहे समझ रहे, बोलो विरुद्ध, ठीक है, बोलो विरुद्ध, बोलो वर्क करती है, ठीक है। जबकि यह मैंने कहा ओनली, ओनली बैक्टीरिया, ठीक है, बोलो बैक्टीरिया एंड मैंने कहा वायरस, और मेनली तो बैक्टीरिया ही, बोलो के मैंने कहा अगेंस्ट, ठीक है, बोलो मैंने कहा विरुद्ध, विरुद्ध, क्लियर, अगेंस्ट वर्क, ठीक है, करती है। ये मैंने आपको पूरा डिफरेंस किस में लिखा दिया, एएमआई और सीएमआई में। आपको पूरा समझ में आया बोलो, नोट करोगे। ओके, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट बॉडी फ्लूइड में वर्क करती है।
ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो हमारा कंटेंट था वो समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके। मतलब इस चैप्टर में दो कंटेंट है। एक तो ये पढ़ा, अब पैथोजेंस, पैरासाइट, कैंसर और एड्स, ये अपने को स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, तो समझ में आया? बोलो क्या? बोलो, ये तो ज़्यादा रटने का है नहीं। आपको अगर फंडा क्लियर हो गया तो इम्यून सिस्टम का सारा चीज़ें ध्यान रहती है। ओके। हाँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। इसकी मेमोरी रहती है, उसकी नहीं रहती है, वो सारा मैं बता चुका हूँ। क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल भी होती है, सारे एनकाउंटर का हिसाब रखती है।